Hello guys, welcome back to our YouTube channel Etakshila Classes. I am Sahil Sharma. So today I am going to present here मैच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2018। इससे पहले हम लोगों ने 2019 और 2020 के जो मैच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए हुए हैं। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो देखनी हो, हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल है मैथ्स बाय तक्षशिला के नाम से, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। ए किंग ऑर्डर to make a crown from 8 kg of gold and 2 kg of silver. The goldsmith took away some amount of gold and replaced it by an equal amount of silver and crown when made. Weight 10 kg. The king knows that underwater gold loses 1 by 20th of its weight while silver loses 1 by 10th of its weight. When crown was weighted underwater, it was 9.25 kg. How much gold was stolen by the goldsmith? तो लेट्स सपोज जो गोल्ड स्मिथ है उसने जो क्राउन बनाया उसमें गोल्ड प्लस सिल्वर का बनाया ना। तो मैं सपोज करता हूँ कि भाई उसने गोल्ड लिया x kg और सिल्वर लिया y kg। ठीक है, वो था हमारा टोटल 10 kg। फिर जब किंग ने वाटर के अंडर उसका वेट मेजर करा तो उसको पता था कि भाई जो गोल्ड है वो अपना 1/20th ऑफ वेट लॉस कर देता है। ठीक है ना, तो मतलब कि x का मैं x/20 अगर माइनस कर दूं तो पीछे 19/20x बचेगा। तो वाटर के अंडर गोल्ड का वेट कितना होएगा 19x/20। सिमिलरली उसने बोला सिल्वर लॉसेस 1/10th ऑफ इट्स वेट, तो y माइनस y/10 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 9y/10। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 9y/10 विच विल बिकम 9.25 kg। तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन क्या बनी है, एक तो पहली बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 kg, दूसरी मेरे पास क्या बनी है 19x प्लस में 18y इज इक्वल टू 185 kg। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं सोल्व करूंगा। तो इस इक्वेशन को मैं 19 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 19x प्लस 19y इज इक्वल टू 190। तो जब मैं यहाँ से सोल्व करूंगा y की वैल्यू मेरे पास आएगी 5 kg और x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 5 kg। x हमारा क्या था गोल्ड, गोल्ड की वैल्यू 5 kg आ रही है ना, जबकि गोल्ड मेरे पास था कितना 8 kg। उसको 8 kg गोल्ड से क्राउन बनाना था ना, और यहाँ पे सोल्व करके मुझे पता चला उसने सिर्फ क्राउन में 5 kg ही गोल्ड यूज करा है, 5 kg ही गोल्ड यूज करा है। तो उसने कितना गोल्ड चुरा लिया 3 kg। यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ जाएगा 3 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज suppose A, B, C, D and E are 5 consecutive odd numbers in an ascending order. Consider the following statement: their average is A plus 4, दूसरी स्टेटमेंट है their average is B plus 2, तीसरी स्टेटमेंट है their average is E minus 4. Which of the following is given correct? तो सबसे पहले यहां पे देखना when series is in AP, जब भी कोई सीरीज हमें AP में दिखे ना, अब उसने बोला कि भाई A B C D E ये क्या है कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स है ना। तो मतलब कि ये जो 5 नंबर है वो एक एपी में होंगे। जब भी कोई सीरीज एपी में हो और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो
यहाँ पे कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स, 5 है ना, तो क्या है ओड, देन एवरेज विल बी मिडल टर्म, देन एवरेज विल बी मिडल टर्म। तो यहां पे मेरा एवरेज क्या होएगा, ये सी होएगा, क्योंकि 5 मेरे पास टर्म्स हैं और पांचों एपी में है, मतलब ये 5 टर्म की जो सीरीज है वो एपी में है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास ओड है, तो मिडल टर्म मेरा क्या हो जाएगा एवरेज। तो यहाँ पे सी मेरा एवरेज है, सी को मैं a+4 भी लिख सकता हूँ, b+2 भी लिख सकता हूँ और e-4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कंसेक्यूटिव ओड नंबर है ना, तो यहाँ से ये -2, यहाँ से ये -2, तो ओवरऑल ये यहाँ से कितना हो जाएगा -4। सिमिलरली ये +2 और यहाँ से लेके यहाँ तक ये +4, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2 एंड 3 तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टाइम between 2 o'clock and 3 o'clock will the hour and minute hand of a clock will be 12 minute division apart। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जी, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 5t प्लस स्मॉल टी मल्टीप्लाई में 12/11। कैपिटल टी यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 2, क्योंकि 2 और 3 के बीच में पूछा है ना, तो 2 और 3 में से जो छोटा है वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। छोटा नहीं मतलब कि जो हमारा आर हैंड है वो 2 से 3 की तरफ मूव करेगा ना, 2 से मूव करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2। सिमिलरली टी उसने बोला हुआ है 12 मिनट कि भाई कितने का गैप चाहिए 12 मिनट का, तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं 5 इंटू 2 प्लस में 12 मल्टीप्लाई में 12/11, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा ये 24 मिनट्स। तो मतलब कि 2 बजे के बाद 24 मिनट के बाद आर हैंड और मिनट हैंड में कितना टाइम होएगा 12 मिनट का डिवीजन अपार्ट होएगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x1 प्लस y1 मल्टीप्लाई में x2 प्लस y2 डॉट 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 x10 प्लस में y10। हाउ मेनी सच टर्म्स आर देयर विच विल हैव ओनली सिंगल x एंड रेस्ट y's। तो यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मैं सिर्फ एक ब्रैकेट को उठाता हूँ, एक ब्रैकेट को उठाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 1x1 आएगा ना, सिंगल x वाला सिर्फ कितनी टर्म है 1 टर्म, जहां पे सिर्फ सिंगल x है। अगर मैं दो ब्रैकेट को एक साथ उठाता हूँ x1 प्लस y1 मल्टीप्लाई में x2 प्लस y2, जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा x1 x2 प्लस x1 y1 सॉरी y2 x2 y1 प्लस में x2 y2 y1 y2 y1, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल x वाली कितनी टर्म है मेरे पास, एक ये है जहाँ पे सिंगल x है, दूसरी कौन सी है ये जहाँ पे सिंगल x है। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक थर्ड ब्रैकेट और ले लेता हूँ, वैसे तो यहीं से मेरे को क्लियर हो गया कि अगर मैं एक ब्रैकेट ले रहा हूँ तो मेरे पास एक टर्म ऐसी आ रही है जहाँ पे सिंगल x है, जब मैं दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 टर्म्स ऐसी आ रही हैं जो जहाँ पे सिंगल x है, और अगर मैं 10 ब्रैकेट्स ले लूँ तो मेरे पास 10 टर्म्स ऐसी आ जाएंगी जहाँ पे सिंगल x होगा, बाकी क्या होंगे y होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 pillars are placed vertically 8 feet apart. The height difference of the 2 pillars is 6 feet. The two ends of a rope of length 15 feet are tied to the tips of 2 pillars.
the portion of the length of taller pillar that can be brought in contact with the rope without detaching the rope from the pillar is. तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पिलर हैं, उनके बीच का जो गैप है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, और जो ये बड़े वाला पिलर है वो छोटे वाले पिलर से कितना बड़ा है 6 मीटर। यहाँ पे उसने एंड टू एंड कोई रोप बांधी, एंड टू एंड रोप बांधी, ठीक है। अब एक चीज देखना, रोप की लेंथ कितनी है 15, और अगर मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल चेक करूँ, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल चेक करूँ तो ये लेंथ कितनी है मेरी 14 मीटर, क्योंकि ऊपर 6 मीटर है ना, तो रोप की जो लेंथ है वो 15 मीटर है, जो रोप की लेंथ है वो कितनी है 15 मीटर है। तो यहाँ पे होएगा क्या हमारा, ये कैसे बनेगा, जैसे मान लो एक पिलर ये है, एक पिलर ये है, तो अगर मैं चेक करूं इस पॉइंट पे ये मेरा 6 मीटर है, ठीक है ना, 6 मीटर तक अगर रोप मेरी सीधी आती है, 6 मीटर तक अगर रोप मेरी सीधी आती है तो पीछे मेरे पास 9 मीटर बच जाएगा, जबकि यहाँ पे डिफरेंस तो सिर्फ 8 मीटर का है। डिफरेंस कितने का है 8 मीटर का, तो मतलब कि ये 6 मीटर के पॉइंट से नीचे जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना, थोड़ी सी नीचे जाएगी, ताकि जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर से ज़्यादा बचा रहे रोप का जो लेंथ है वो 8 मीटर से ज़्यादा बचा रहे, तभी वो थोड़ी सी कर्व बना के एंड पॉइंट तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज रोप वो सीधी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे ये आइडिया लगेगा कि भाई जो मेरी रोप की लेंथ है ना वो 6 मीटर से ज़्यादा और 7 मीटर से कम क्या है, टोलर पिलर के साथ क्या है अटैच रहेगी, ठीक है। तो यहां से आंसर मेरा क्या आ जाएगा, मोर देन 6 फीट बट लेस देन 7 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन 3:1, आफ्टर 15 years द एज रेशियो विल बी 2:1, what is the age of the man? What is the age of the man? तो जहां पे ये 3:1 दे रखा है ना, तो मैंने x क्या है सन की एज मान ली और 3x क्या है फादर की एज मान ली, तो 15 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी 3x + 15, और सन की एज क्या हो जाएगी x + 15, तो यहाँ पे रेशियो मेरा क्या बन जाएगा 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 3x + 15 = 2x + 30, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई 15, और उसने पूछा कि व्हाट इज द एज ऑफ द मैन, तो यहाँ पे मैन की एज कितनी है 3x, तो x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 45, आंसर मेरा क्या आ गया यहाँ पे 45 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन ए क्वी गिवन दैट 2 गर्ल्स हैव टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो 2 लड़कियां वो हमेशा एक साथ रहनी चाहिए, यहाँ पे मेरे पास 5 स्पॉट है ना, ठीक है, तो 2 लड़कियां तो मेरे को एक साथ चाहिए ना, 2 लड़कियां एक साथ चाहिए, तो मतलब कि मेरे को ये 4 जो चीजें हैं
इनको अरेंज करना है, तो इनको अरेंज करने के लिए मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। जो दो लड़कियां वो भी तो आपस में चेंज हो सकती है ना, तो मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया ये 24 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू 48। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द गिवन as given in the following diagram. Two people start at the same time from point A and B with speed 30 km per hour and 20 km per hour respectively, and move on the sides of the triangle in the clockwise direction. They meet each other for the first time at. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे ए, ये बी, ये सी। यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। तो मान लो जो इक्वलेटरल ट्रायंगल है मैंने उसकी डिस्टेंस मान ली ए। क्या मान ली ए। अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इसकी स्पीड है 20, इसकी स्पीड है 30। अब ए को करना क्या है, ये वाला जो गैप है वो कवर करना है। कितना डिस्टेंस कवर करना है ए, और इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 30 माइनस 20। तो a बाई 10 उसको क्या लग जाएगा, a को टाइम। टाइम कितना लग जाएगा a बाई 10। अब मुझे बस ये देखना है कि जो पर्सन b पॉइंट पे खड़ा था वो इतने टाइम में कहाँ पहुंच जाएगा। 20 मल्टीप्लाई में a बाई 10, तो यहाँ पे आ गया 2a। मतलब कि वो b पॉइंट से जब चलना शुरू करेगा तो 2a के बाद क्या है, ए पॉइंट से जिसने चलना शुरू करा था वो मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो वो 2a के बाद मेरा पॉइंट क्या आएगा मेरे पास ए। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, क्योंकि इस पॉइंट के बंदा यहाँ पे जो बंदा खड़ा था वो a बाई 10 टाइम में कितना डिस्टेंस चल सकता था 2a। ठीक है ना, तो a तो यहाँ से लेके यहाँ तक चला वो, और a फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चला। जब यहाँ पे पहुंचा तो ये वाला जो बंदा था हमारा वो 3a डिस्टेंस कवर कर चुका था और यहाँ पे पहुंच चुका था। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमाइंडर व्हेन 10 रेज़्ड पावर 20 इज डिवाइडेड बाय 7। व्हेन 10 रेज़्ड पावर 20 इज डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे होता क्या है, एक चीज़ समझना, अगर मैं 7 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा ना। 7 में मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, मान लो 7 प्लस 2 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ से रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 2 आएगा। ये चीज़ समझ आ गई ना। अगर 7 प्लस 1 होता तब रिमाइंडर मेरा 1 आना था, 7 प्लस 2 होता तो रिमाइंडर मेरा 2 आ गया। मतलब कि 7 का मल्टीपल लेके सपोज करो जैसे 16 है, 16 को मुझे 7 से डिवाइड करना है तो इसको मैं 14 प्लस 2 लिखूँ अगर, तो ये 14 तो 7 का रिमाइंडर है ना, सॉरी मल्टीपल है, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। 10 को मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 3, और यहाँ पावर मेरी 20 है तो इधर भी रिमाइंडर में पावर क्या हो जाएगी 20। अभी भी रिमाइंडर क्या है मेरा, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उससे बड़ा है ना, तो फर्दर मैं 3 रेज़्ड पावर 20 डिवाइड बाय 7 लिख दूंगा। अब 3 रेज़्ड पावर 20 को मैं 9 रेज़्ड पावर 10 भी लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 7। फर्दर 9 को मैं 7 प्लस 2 का होल रेज़्ड पावर 10 बाय 7 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 2 रेज़्ड पावर 10 डिवाइड बाय 7। तो 2 रेज़्ड पावर 10 अभी भी मेरा क्या है 7 से
बड़ा है, अभी भी क्या है 7 से बड़ा। तो यहाँ पे मैं साइक्लिसिटी का फॉर्मूला लगा देता हूँ कि भाई एक एक पावर पे चेक कर लूँगा कि 7 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बच रहा है। जहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो मतलब कि उस पावर के मल्टीपल को मैं हटा दूंगा। तो 2 रेस्ट पर 1 को 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मेरा आएगा 2। 2 रेस्ट पर 2 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा आएगा 4। 2 रेस्ट पर 3 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 1। तो मतलब कि 2 रेस्ट पर 3 पे मेरा क्या आ रहा है रिमाइंडर 1। तो मैं यहाँ पे 2 रेस्ट पर 3 का जो मल्टीपल है उसको अलग करके लिख दूंगा। तो कहने का मतलब 2 रेस्ट पर 10 को मैं 2 रेस्ट पर 9 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई 7 लिख सकता हूँ ना। अब इसका रिमाइंडर तो आ रहा था 1 और इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो 2 मल्टीप्लाई में 1, आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज x y z आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू y, y इज लेस देन इक्वल टू z एंड x y z इज इक्वल टू 72। फिर उसने बोला है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ s यील्ड मोर देन वन सॉल्यूशन टू द इक्वेशन, मोर देन वन सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे। पहले अगर मैं 72 के फैक्टर लिखूं, 72 के फैक्टर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, उसने बोला कि s की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, 13, 14, 15 और 16। पहले मैं ये देख लेता हूँ इसके फैक्टर से 13, 14, 15, 16 में से कौन सी वैल्यू बन सकती है। तो अगर मैं इसको लेता हूँ 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 प्लस 4 22। तो मतलब कि 22 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये मेरा आंसर ही नहीं बनेगा। ये फैक्टर तो नहीं हो सकते। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब ये हो गया 8 और यहाँ पे मेरा हो रहा है ये 6। 8 और 6 कितना बन रहा है 14। तो मतलब कि एक तो एस की वैल्यू 14 पॉसिबल है। ठीक है, एक तो एस की वैल्यू क्या पॉसिबल है 14। दूसरी क्या है, अगर मैं 3 2 जा 6 और 4 मतलब कोई और फैक्टर बना के देखो ना, तो मेरा जो सम है वो इन ऑप्शन से ज्यादा ही जा रहा है। कोई भी सम मैं बना के देख लूं, मेरा जो ऑप्शन है सम है वो इन ऑप्शन से ज्यादा ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इकलौता एक जो फैक्टर बन रहा है एस की वैल्यू पॉसिबल हो रही है वो मेरे को 14 ही दिख रही है। क्या दिख रही है 14। 14 कैसे बनेगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 and 9 17। ओके, यहाँ पे छोटी सी गलती मैं ये कर रहा हूँ कि मैं 14 जो है सिर्फ 2 का ही सम बना के देख रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 का ही सम बना के देख रहा हूँ। पहले मैं एक चीज़ देख लेता हूँ। चलो मैं एक एक ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड की पहले मैंने वैल्यू लेट करी 13। ठीक है, 13 अगर मैंने पुट करा तो सबसे छोटा जो x है वो 2 ले सकता हूँ मैं। दूसरा भी अगर 2 ले लूँ, दूसरा भी अगर मैं 2 ले लूँ और z मेरा फिर क्या आ जाएगा 9। तो इनको मल्टीप्लाई करके मेरा 73 बन रहा है। 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो मतलब कि नहीं, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है मेरा। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मैंने लिया 14। x प्लस वाई प्लस जेड मैंने क्या लिया 14। अब 14 मैं बना सकता हूँ 2 प्लस 6 प्लस 6, 2 प्लस 6 प्लस 6। तो 6 6 या 36, 36 2 जा 72। तो 14 के सम पे 72 बन रहा है। दूसरा पॉसिबल मेरे पास क्या हो सकता है,
दूसरा मेरे पास पॉसिबल क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर मैं x को ये पुट करके देखना पड़ेगा, वो x को अगर मैं 3 रखता हूँ तो पीछे बच जाता है 24, 8 और 3, ठीक है। हाँ 3 + 3 + 8, 3 + 3 + 8, तो यहाँ पे भी सम मेरा क्या आ रहा है 14। तो यहाँ पे मोर देन वन सॉल्यूशन के लिए 14 पे तो ट्रू हो रहा है, तो अगर 14 पे ट्रू हो रहा है तो मेरे को आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मेरा क्वेश्चन है वो मोर देन वन आंसर वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 अगर मेरा ट्रू हो रहा है तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 14। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसको ऑप्शन से ही हम लोग कर पाएंगे। Suppose 72 is equal to m into n, where m and n are the positive integers such that 1 less than m, how many possible values of m are there? तो सबसे पहले मैं 72 के फैक्टर्स लिख लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 6 8 9 12 24 36 72। अब उसने बोला कि जो मेरा m है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और n से छोटा। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लूँ, अगर मैं फैक्टर बनाता तो 1 × 72 बन जाता है, तो ना तो 1 पॉसिबल है ना 72 पॉसिबल है, ठीक है। तो 36 × 2 मतलब 2 × 36, 3 × 24, सॉरी यहाँ पे एक 18 भी आ जाएगा, एक 18 भी आ जाएगा, तो 4 × 18, 6 × 12 एंड 8 × 9। तो यहाँ पे m के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी 2 3 4 6 8। तो नंबर ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर 5। समझ आ गई बात। यहाँ पे m को मैं n से बड़ा नहीं रख सकता, अगर 8 के बाद मैं m को 9 रखता तो उसमें n की वैल्यू छोटी हो जाती, तो इसीलिए वो वैल्यू m के लिए पॉसिबल नहीं है कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज अटेंडेड बाय 65 पीपल, they all speak at least one of English, French and German language. Suppose 15 speak English and French, 13 speak English and German, 12 speak French and German, 5 speak all the three languages. A total of 30 people can speak German and 30 can speak French. What is the number of people who can speak only English? तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से कर सकते हैं। देखो जी, ये इंग्लिश, ये फ्रेंच और ये जर्मन, जो ये कॉमन पार्ट है यहाँ पे तो 5 स्टूडेंट है, जो ये कॉमन है वहां पे 5 स्टूडेंट है, और उसने बोला कि सपोज 15 स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच मिलके 15 लोग बात कर रहे हैं, तो 15 में से मैंने 5 तो यहाँ लिख दिए, तो पीछे कितने बच गए 10, पीछे 10 बच गए ना। सिमिलरली 13 स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन, इंग्लिश एंड स्पीक जर्मन जो बात करते हैं वो है 13 में से 5 तो मैंने ऑल ऑफ 3 कॉमन में लिख दी, पीछे कितने बच गए 8, पीछे क्या बच गया 8। और वो कह रहा है कि भाई 12 स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, तो जर्मन और फ्रेंच 12 लोग बोलते हैं, 12 में से 5 मैंने यहाँ लिख दिए, तो पीछे बच गए 7। और उसने बोला कि भाई टोटल 30 लोग फ्रेंच बोलते हैं और 30 ही लोग क्या जर्मनी बोलते हैं।
तो 30 अगर फ्रेंच बोलते हैं तो मैंने यहाँ पे कितने लिख दिए अभी तक, 10 + 5 15, 15 और 7 22, 22 मैंने यहाँ लिख दिए, तो पीछे बच गए 8। 8 वो स्टूडेंट हैं जो ओनली फ्रेंच बोलते हैं। सिमिलरली जर्मन के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 10, 8 7 15 और 5 20, तो 20 के पीछे रह गए 10। अब टोटल स्टूडेंट कितने थे, 65। 65 में से मैंने यहाँ पे कितने लिख दिए, 8 + 5 + 7 + 10 + 10 + 8, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये कितने आ गए, 10 + 5 15, 10 25, 25 और 15 40 और 8 48, तो मेरे पास टोटल हो गए ये 48। टोटल स्टूडेंट थे 65, 65 में से 48 वो बच्चे हैं जो कोई ना कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, ओनली इंग्लिश वालों को छोड़ के। तो 65 में से मैं जब 48 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 17। तो 17 बच्चे मेरे वो हैं, 17 स्टूडेंट्स वो हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। 17 स्टूडेंट क्या हैं, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 10 minutes past 3। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 11/2 मिनट - 30 h। एक्चुअल में ये मोड में होता है, तो 11/2 मल्टीप्लाई में m की वैल्यू दे रखी है 10 -30 × h की वैल्यू दे रखी है 3, तो 55 - 90 इसका मोड। तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 35 डिग्री। तो यहाँ से आंसर मेरा क्या बन जाएगा, 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट 6n डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स मतलब कि 99 फैक्टोरियल में 6 की पावर n क्या बनेगा। अब 6 मेरा बनता है 2 × 3 से, तो 99 फैक्टोरियल में जो 3 की पावर होगी वो 2 से कम होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी 3 की पावर मेरे पास निकलेगी उतने ही मेरे क्या होंगे, 6 यहाँ पे बनेंगे। तो उसको चेक करने के लिए हमारा क्या तरीका होता है, इसको 3 से डिवाइड करो 33, फर्दर 3 से डिवाइड करो 11, फर्दर 3 से डिवाइड करो 3। तो जब मैंने 11 को 3 से डिवाइड करा तो ये वाला जो नीचे 3 लिखा है ये मेरा क्या है, क्वोशिएंट। क्या है, क्वोशिएंट। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। तो 3/1, तो मतलब कि जब तक यहाँ पे जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उससे छोटी वैल्यू ना आ जाए तब तक मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करते जाना है। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इनको ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 48। तो मतलब कि 6 की पावर n की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर of a circle of radius 10 centimeter formed by the arc length of 15 centimeter, formed by the arc length of 15 centimeter। तो यहाँ से सबसे पहले जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है πr² इंटू θ/360। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, उसके लिए मुझे चाहिए पहले θ/360। तो जो ये आर्क लेंथ दे रखी है तो 2πr इंटू में θ/360 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 15। तो यहाँ से θ/360 मेरा क्या आ जाएगा, 15 / 2πr। θ/360 की वैल्यू अब क्या आ गई, 15/2πr। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरा क्या बन गया, ये πr² मल्टीप्लाई में 15 / 2πr। तो पाई से पाई गया, ये r से ये r गया। तो
यहाँ पे एरिया मेरा क्या आएगा 15r/2। तो 15/2 मल्टीप्लाई में r की वैल्यू क्या दे रखी है 10। तो 10 यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो 5 आंसर मेरा क्या आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर मेरा क्या आ गया यहाँ पे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है। थीटा क्या होता है, जैसे कि मान लो ये सर्कल था तो यहां से ये जो मेरा सेक्टर है, ये जो थीटा है ना, ये थीटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसिंग नंबर इन द डायग्राम गिवन अबव। देखिए जो ये डायग्राम दे रखे है ना, यहाँ पे हर एक डायग्राम में जो चार चार नंबर दिए हुए हैं ना, इन चारों का सम क्या बन रहा है 100। 25 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 14 इज इक्वल टू आएगा मेरा 100। सिमिलरली यहाँ पे ये भी मेरा क्या बनेगा 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। फर्दर यहाँ पे इसका आंसर मुझे निकालना है, यहाँ पे भी मैं पहले चेक कर लेता हूँ। 30 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 0 इज इक्वल टू 100। तो मतलब कि जो मेरा ये है यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ये 36 प्लस 54 प्लस 7 प्लस x इज इक्वल टू 100। तो ये मेरा कितना हो गया 97 प्लस x इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ से 3। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 53% स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 61 पास्ड इन फिजिक्स, 60% पास्ड इन केमिस्ट्री, 24% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 35% इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 27% इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 5% इन नन। देखो जी अब होता क्या है, यहाँ पे ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये 3 बक्से हैं, ठीक है जी। उसने बोला कि भाई 5% जो है वो किसी में भी पास नहीं हुए। तो 95 स्टूडेंट कौन से हैं, 5% नन, पीछे बच गए 95% स्टूडेंट जो है वो मेरा मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री है। मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, इसका मतलब ये हुआ कि 95% स्टूडेंट ये हैं जो एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में पास है, एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में पास है। तो उसने मुझे ना ये सेंटर वाली वैल्यू नहीं दे रखी, सिर्फ जब तक ये सेंटर वाली वैल्यू नहीं आएगी मैं अपना क्वेश्चन नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है। तो सेंटर वाली वैल्यू के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे जो मेरा ये दे रखा है ना मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, इसका फॉर्मूला होता है m प्लस पी प्लस सी माइनस में m इंटरसेक्शन p प्लस में p इंटरसेक्शन c प्लस में c इंटरसेक्शन m प्लस में m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये वैल्यू मेरी आ गई 95, m की वैल्यू है 53, p की वैल्यू 61 और केमिस्ट्री की 60। 53 प्लस 61 प्लस 60 माइनस में यहाँ पे वैल्यूज मेरी आ जाएगी 24, 35 और 27। 24 प्लस 35 प्लस
27 प्लस में M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या बनेगी 95, और ये हो गया मेरा 6 6 12 5 17 174 माइनस में 4 3 7 और 16 86 प्लस में M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C की वैल्यू आ जाएगी 74 और 14 88 7। ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7। तो अगर ये वैल्यू मेरी 7 है तो M इंटरसेक्शन P ये मेरे को दे रखा है उसने कितना, मैथ और फिजिक्स का जो इंटरसेक्शन है वो दे रखा है 24। 24 में से 7 मैंने यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पे मेरे पास कितने बच गए 17। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में है 35, तो 35 में से 7 मैंने यहाँ लिख दिए, तो मेरे पास ये बच गए 28। मैथ और केमिस्ट्री में है 27, 7 मैंने यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पे बच गए 20। उसने मेरे से जो रेशियो पूछा ये 20 और 28 का रेशियो पूछा हुआ है। उसने पूछा हुआ है द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पासिस इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। तो मैथ और केमिस्ट्री में जो पास हो रहे हैं वो कितने हैं, ये वाले, ये 20 है ना, ये सिर्फ मैथ और फिजिक्स में पास हो रहे हैं। रेशियो पूछा उसने परसेंटेज ऑफ पासिस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट इन मैथमेटिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने पास हो रहे हैं 28, ठीक है, और ये 28 मैथ्स में पास नहीं हो रहे, तो 20 रेशियो 28। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे काट के 5:7। क्या आ जाएगा 5:7। तो आंसर क्या बन गया यहाँ पे मेरा 5:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन स्क्वायर यूनिट इज। अब यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है ना, देखो अगर मैं पहले सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर में से मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सेक्टर में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो अगर यहाँ पे ये 60 है, सर्कमफ्रेंस पे 60 बना रहा है, तो सेंटर में कितना बनाएगा 120। तो सेंटर पे कितना हो गया 120, ठीक है जी। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, रेडियस मेरा क्या है 1। तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्टर का एरिया आ जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में थीटा मतलब कि 120 डिवाइड बाई 360। तो ये हो गया मेरा पाई/3 माइनस में। अब ट्रायंगल की दो साइडों के बीच का एंगल अगर मुझे पता हो, ट्रायंगल की दो साइडों के बीच का एंगल अगर मुझे पता हो, तो वो एरिया मैं निकाल सकता हूँ 1/2 × 1 × 1 × साइन 120। साइन 120 मेरा बन जाएगा cos 30, और cos 30 होता है मेरा √3/2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा √3/4, क्योंकि एक 2 यहाँ पे है और एक की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा पाई/3 माइनस √3/4। तो आंसर मेरा क्या आ गया यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है जी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने यहाँ पे करा क्या है। ये मेरे पास एक सेक्टर था, ठीक है, और सेक्टर का मुझे पता है ये जो एंगल है वो 120 डिग्री है, और ये साइड जो उसने दे रखी थी 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने सेक्टर का एरिया निकाला, वो हम लोग निकाल सकते थे पाई/r² इंटू में θ/360 से। तो वैल्यूज मैंने पुट करी तो मेरा ये बना पाई/3। इसमें मैंने क्या करा, ये वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, जो ये ट्रायंगल बन रहा है मेरा। मान लो ये P है, ये Q है और ये R है।
तो एरिया का एक फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू पी क्यू इंटू पी आर इंटू में साइन थीटा, उन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा हाफ इंटू वन मल्टीप्लाई में साइन थीटा मेरे को दे रखा है 120। 120 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये एरिया मेरा आ गया √3/4। सेक्टर के एरिया में से मैंने ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, π/3 माइनस में √3/4। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या बना, π/3 माइनस √3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर 2⁻² मल्टीप्लाई में 5⁻4 मल्टीप्लाई में 4⁻6 मल्टीप्लाई में 10⁻8, लिखते लिखते इसने बोला 25⁻20, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। अब एक चीज यहां पे देखेंगे हम लोग, जो मेरा 10 है वो कैसे बनता है, 2 मल्टीप्लाई 5 से बनता है ना। तो बस मुझे ये देखना है कि भाई इस पूरे में 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है। ठीक है, अगर मैं पहले सिर्फ 0 0 को अलग कर देता हूँ, जैसे 10 की पावर 8, 20 की पावर 16, 10 की पावर 18, इनको मैं अलग करके अगर लिख दूँ, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी कितनी होगी, 8 + 16 + 18, ठीक है, 8 + 16 + 18, तो 24 और 18 कितना हो गया, 42। 42 0 तो यही होगी। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई 5 की पावर मेरे को कम ही दिख रही है यहाँ पे, 2 की तो बहुत ज़्यादा है, 5 की कम ही दिख रही है। तो मैं पहले 5 को ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5 की पावर बन रही है यहाँ पे 4, यहाँ से मेरे पास 5 की पावर आ जाएगी 12, और यहाँ से 5 की पावर मेरे पास आ जाएगी 40। क्या आ जाएगी, 40। तो 5 की टोटल पावर कितनी होगी, 44 और 12, 44 और 12 56, ठीक है ना। 2 की पावर तो 56 से डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि 2 यहाँ पे होगी, फिर ये 12 बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे भी ये 2 की पावर 10 बन जाएगी। सिमिलरली 8 की पावर यहाँ पे ये 14 है ना, ये बन जाएगा 2 की पावर 42, मतलब कि डेफिनेटली 56 से तो ज़्यादा ही है। तो अगर मेरे पास 5 कम है 2 ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ जीरोस तो मेरी उतनी बनेगी ना जितने 5 है। तो 56 यहाँ से आ जाएगा, 42 यहाँ से आ जाएगा, टोटल मेरा कितना बन जाएगा, 98। तो 10 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी यहाँ पे, 98। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 98। तो लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्यूबिकल कंटेनर ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर कैन कंटेन एग्जैक्टली 1 लीटर ऑफ वाटर, then a spherical container of radius 10.5 सेंटीमीटर कैन कंटेन। क्यूबिकल जो उसने बॉक्स दे रखा है, क्यूबिकल बॉक्स जो मुझे दिया हुआ है, उसकी हाइट क्या दे, हाइट लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ भी 10 है, ब्रेड्थ भी 10 है, हाइट भी 10 है। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मेरा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। अगर 100 सेंटीमीटर क्यूबिक मेरा 1 लीटर के इक्वलेंट दे रखा है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, 4/3 πr³। अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो r की वैल्यू दे रखी है 10.5, तो 4/3 मल्टीप्लाई में 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5 मल्टीप्लाई में 10.5, तो 7 या 21, ये आ गया 5 पे। तो ये वैल्यू मेरी बन गई 104 गुणा 110 गुणा 10.5 गुणा 10.5, ठीक है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 105 का स्क्वायर होता है मेरे पास 11025 मल्टीप्लाई में 44, ठीक है। 44 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ये बन रहा है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ मैंने जो वैल्यूज़ है वो सही लिखी हैं। ओके, 0.5 यहाँ पे है, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
44 पंजे 0 22 हासिल, 44 दूना 88 और 22 0 11 हासिल, 0 1 1 कैरी, 44 एकम 44 और 1 45, 5 4 हासिल, 44 एकम 44 और 4 48। तो मेरे पास अब बन रहा है 4851। 1000 की वैल्यू 1 है तो 4851 की वैल्यू क्या होगी मेरी? 4.851। क्या होगी? 4.851। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मोर देन 4.5 लीटर्स बट लेस देन 5 लीटर ऑफ वाटर्स। तो आंसर मेरा क्या आ गया यहाँ पे? सी। ठीक है जी। तो आज हमारे यहाँ पे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2018 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी 2017 की। ठीक है जी। बहुत जल्द वो वीडियो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो कमेंट में मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि भाई मैं थोड़ा एडवांस मेथड करवा रहा हूँ या फिर कोई थोड़ा ज़्यादा ही स्लो मेथड करवा रहा हूँ, तब भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा वहाँ पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। जो भी प्रीवियस वीडियो के लिंक है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।